चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है? जैसे सिंपली फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन, जिससे हम एनर्जी हम लोग मिल सकता है। तो फ्यूल सेल क्या होता है? एक सेल होता है जिसमें हम लोग कंटिन्यूअसली फ्यूल प्रोवाइड करते हैं, और उस फ्यूल से क्या होगा? वो कंबशन करेगा, जलेगा, और जलेगा तो उससे क्या हमारे पास जनरेट होता है? फ्री एनर्जी। और उस फ्री एनर्जी को क्या करेंगे? हमारे पास चेंज कर लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो अब क्या हो रहा है? जलना क्या है? कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस या फिजिकल? केमिकल। तो हमारे पास क्या कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अगर केमिकल से इलेक्ट्रिकल जो हमारे पास सेल कर देगा, वही तो हमारे पास था गैल्वेनिक सेल, और उसी का बस कॉमर्शियल फॉर्म देख रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर जैसे मान के चलो, देखो हमारे पास मीथेन, मीथेन क्या हो गया? फ्यूल। मीथेन को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो मीथेन और ऑक्सीजन जलेगा। और अगर याद होगा कि फ्री एनर्जी क्या होता था? किसी को याद है? थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी है, इतना तो कम से कम पता है, नाम में ही एनर्जी है। देखो, दो टाइप का एनर्जी होता है कि जब हमारे पास एक तो वर्क भी एक एनर्जी है, ये पता है। तो जो पीवी हमारे पास वर्क डन होता है उसको बोलते हैं हमारे पास वर्क, या पीवी एनर्जी जो होगा, मतलब प्रेशर, जो हमारे पास प्रेशर या वॉल्यूम के चेंज के कारण हमारे पास या तो एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा। जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन होगा उसको बोलते हैं वर्क। और जो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा जो दूसरा वर्क होगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एनर्जी। और वो भी क्या है? वर्क ही है। वर्क हमारे पास क्या है? वो भी एनर्जी था। वो क्या था? एक्सपेंशन और कंप्रेशन के कारण। तो जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन के अलावा जो दूसरा हमारे पास एनर्जी होगा उसको हम लोग बोल देते हैं फ्री एनर्जी। तो जब हमारे पास मीथेन जब जलेगा ना, तो यहां पे एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं होता है, और नहीं होगा तो ये हमारे पास जो एनर्जी होगा वो हमारे पास फ्री एनर्जी को बोलेंगे, और फ्री एनर्जी कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लास्ट क्लास में बताए थे डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? -NFE। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी हो गया। फ्री एनर्जी हमारे पास किस में चेंज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अच्छा, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है पता है? जो हीट से कंबशन होता है। बहुत अच्छे, कितना आगे जाओगे हम खुद नहीं सोच पाते हैं। कंबशन, हीट ऑफ कंबशन क्या होता है? जब एक मोल हमारे पास किसी भी फ्यूल का अगर हम जलाएंगे, उससे करस्पॉन्डिंग जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो हीट ऑफ कंबशन होता है। तो क्या हमारे पास CO जब कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो सकता है? तो क्या ये इसके केस में हीट ऑफ कंबशन कहलाता है? नहीं कहलाएगा। कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। कार्बन जब कंप्लीट जलेगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है, मोनोऑक्साइड नहीं फॉर्म करता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इस केस में जो एनर्जी चेंज होगा उसको फ्री एनर्जी में चेंज करेंगे। फ्री एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रोजन जलाओगे, वाटर बनेगा, और वाटर बनेगा, और वो हमारे पास वाटर बनेगा और उसमें एनर्जी चेंज होगा, और एनर्जी चेंज होगा, और उसमें हमारे पास क्या होगा? उसी एनर्जी को हम लोग जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। अब यहाँ से समझना, यहाँ पे हमारे पास ये जो दो फ्यूल लिखे हैं वो जनरली हम लोग यूज नहीं करते। क्यों? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और कुछ नहीं। ये यूज भी करते हैं क्योंकि मीथेन हमारे पास बहुत चीज से बन सकता है। किसी चीज को अगर जैसे सुने होंगे माइनिंग में भी हमारे पास मीथेन होता है, या बहुत कुछ चीज अगर जो सड़ रहा है, गल रहा है, उससे भी मीथेन इन्वॉल्व होता है। तो मीथेन हम चाह के भी हमारे पास क्या है कि वो अगर वो ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेस हो गया। तो अगर वो डिकम्पोज कर गया तो मीथेन निकल रहा है, तो मीथेन से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सुने होंगे एक हैदराबाद में तुम्हारे पास मंडी है, मंडी समझते हो ना, जहाँ से सब्जी बेचते हैं। तो वहाँ पे हमारे पास वेस्ट जो क्रिएट होता है ना, उस वेस्ट से वो क्रिएट करते हैं मीथेन गैस। जैसे गोबर गैस सुनो ना, बायोगैस। हमको लगा कि बहुत पढ़ते तो कुछ हो, क्या पढ़ते हो वही जाने। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो मीथेन किसी से भी अगर प्रोड्यूस करेगा, तो मीथेन को हमारे पास जलाएंगे ऑक्सीजन प्रेजेंस में, वो क्या होगा? हमारे पास
हीट देगा। तो या तो हम इस डायरेक्ट हम इससे हीट एनर्जी गैस का हम यूज करके कर सकते हैं, और या तो दूसरा हम वहां पे मीथेन को हम लोग मीथेन फ्यूल सेल बना सकते हैं, तो मीथेन से हम भी इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। दूसरा तो इन दोनों में से क्या होता है कि ये इन्वायरमेंटल पे जो इनका बाय प्रोडक्ट होगा वो इन्वायरमेंटल के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। CO2 हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन तो मतलब बढ़िया होता है, बेकार कैसे हो गया फिर ये? CO2 ग्रीन हाउस गैसेस है, CO2 भी खराब चीज है। ग्रीन गैस क्या होता है ना कि देखो, ग्रीन कहने का मतलब देखो पहले इंपैक्ट बढ़िया है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो ना तो ये जो तुम्हारा अर्थ है ना इस पे जो लाइट पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, तो वो हमारा अर्थ गर्म नहीं रह पाएगा। दिन में पता चलेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई है और रात को पता चलेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है, तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो अदर गैसेस होते हैं, जो गैस होगा जो अर्थ को क्या रखता है वार्म, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। उसका एक लिमिट होना चाहिए था, अब वो लिमिट क्या हो गया, एक्सेस हो गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले क्या कर रहा था कि जब हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस थी तो वो हमारे पास धरती को वार्म कर रही थी, मगर उसका जब वो अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया तो ये क्या कर रहा है, ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो धरती जितना गर्म होना चाहिए था उससे ज़्यादा गर्म हो रहा है। यही तो है ग्लोबल वार्मिंग, कि जितना गर्म हो रहा था उससे ज़्यादा गर्म हो रहा है। रीज़न यही है कि हमारे पास ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो अर्थ के अराउंड बढ़ रही हैं, और बढ़ रही हैं तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग जनरली इन दोनों का हम लोग अवॉइड करते हैं। तो हम लोग यूज़ जो करते हैं वो जनरली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज़ करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में बताया था हाइड्रोजन से गाड़ियाँ चलती हैं, तो गाड़ियाँ चलती है तो वो पेट्रोल जैसा मैकेनिज्म नहीं होता कि पेट्रोल बंद करेगा पिस्टन मूव करेगा, ऐसा नहीं होता। हम लोग हाइड्रोजन डालते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जो हाइड्रोजन से फिर गाड़ी चलती है वो हाइड्रोजन से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी से फिर मोटर रन करवाते हैं। और इस केस में जो बाय प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर है, और वाटर ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। उसको वाटर को बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं, पीने में यूज़ कर सकते हैं, जनरली तो पीने में ही यूज़ कर सकते हैं, या जो भी पानी का तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, बहुत सारा यूजेस है। चलिए, तो अब हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बढ़िया, अब यहां तक तो हो चुका था। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल क्या होता है वो थोड़ा सा देखना। हमारे पास क्या है कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो एनोड और कैथोड के बेसिस पे बात कर रहे थे। यहां से देखना क्या क्या होता है। हमारे पास एनोड होगा, दूसरा हमारे पास क्या होगा, कैथोड होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। हमारे पास एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है हाइड्रोजन गैस का। इन प्रेजेंस हमारे पास OH माइनस, ये ऑक्सीडाइज करके बनाता है हमारे पास वाटर। ठीक है, हमारे पास हाइड्रोजन हो गया दो हाइड्रोजन, नहीं यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2। अगर हमारे पास ले लेंगे इसको 2, अब ठीक है, ये हमारे पास 2H2O बनाएगा, और 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। बैलेंस है 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 2 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा तो O2, ये हमारे पास इसको चाहिए वाटर, और ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करके ये बनाएगा 2OH माइनस। हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे इसको कर देते हैं हमारे पास हाफ। ठीक है, 2 ऑक्सीजन भी हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से देखें, अगर हमारे पास ये एनोड हो गया क्या, तो अच्छा ये 1 मिनट, हाँ ठीक है काफ़ी है। ये हमारे पास एनोड पे रिएक्शंस होगा, ये कैथोड पे। तो अगर यहाँ से अगर जो हम लोग फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे, एनोड पे क्या होगा कैथोड पे क्या होगा, तो अगर लिखना चाहोगे तो एनोड पे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन गैस। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास जो यूज किया जाता है, यहां से लिख लेना एक बार। अगर हम बात करेंगे एनोड, तो एनोड जो होगा वो हमारे पास होगा हाइड्रोजन गैस। जो हमारे पास कैथोड होगा वो हमारे पास होगा ऑक्सीजन गैस। और इस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है वो होता है KOH, या फिर हमारे पास कोई भी OH माइनस आयंस हमारे पास होगा।
कि जो OH माइनस आयन दे दे वो होगा। यहाँ से देखना, अगर हम इस सेल में अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से देखो 2H भी कैंसिल। यहाँ पे एक पानी, यहाँ पे 2, एक बचेगा सिर्फ। यहाँ से क्या हो रहा है हमारे पास H2 प्लस हाफ O2, ये चेंज होगा वाटर में। तो यहाँ से क्या होता है कि जो बाय हमारे पास रिएक्शंस में फॉर्म क्या होगा H2O, और H2O हमारे पास बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और इसी डिवाइस का यूज़ करके देखो जनरली हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास क्या बोलते हैं स्पेस मिशन होता है ना, तो पानी हम लोग कैरी करके नहीं लेके जाते। पानी हम लोग ऐसा नहीं कि टंकी में पानी भरते हैं और पानी लेके जाएंगे, उसके जगह पे फ्यूल लेके जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भर के ले जाएंगे। उसका 2 काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा और बाय प्रोडक्ट क्या देगा, वाटर। वाटर का हम पीने में भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास ईंधन होगा तो हमारे पास पानी होगा, और पानी होगा तो जान रहेगी। तो इतना लिख लीजिए पहले। अच्छा, इसमें एक कंस्ट्रक्शन साथ में बना लेना, उसके बाद 2-3 पॉइंट्स लिखेंगे। यहां से देखना हमारे पास ये सेल कैसे हो, ये सेल अगर हम बनाएंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, तो ये सेल देखना हमारे पास कैसा होगा। ये एक सेल यहां पे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हाइड्रोजन इन होने का और ऑक्सीजन इन होने का एक पाइप होगा। यहां से हमारे पास एक साइड से हमारे पास हाइड्रोजन इन होगा, दूसरे साइड से ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास H2 गैस इन होगा और यहाँ से हमारे पास O2 गैस इन होगा। दूसरा, यहाँ पे एक्टिव मेटल का एक हमारे पास लेयर लगा होता है। ये एक्टिव मेटल मतलब जनरली प्लेटिनम और अलग अलग मेटल्स यूज करते हैं, ताकि ये ऑक्सीजन गैस तो ऑब्जॉर्ब भी होना चाहिए ना, ऑब्जॉर्व होगा तभी रिएक्शन शो करेगा, तो ऑब्जॉर्व होता है। और इसके अंदर जो हम लोग सॉल्यूशन, ये जो मीडियम भी होता है, ये जो तो पोरस होता है, और बीच में हम लोग जो भरते हैं वो OH माइनस का कंसंट्रेशन होता है, ये OH माइनस का सॉल्यूशन होगा। अब OH माइनस का कोई भी ले सकते हो, जनरली हम लोग KOH लेते हैं, NaOH भी ले सकते हो। इसमें OH का सॉल्यूशन ये जो होगा वो हमारे पास पोरस होता है। पोरस समझते हो ना, जैसे SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसी तरह यही पोरस भी होगा, तो ये अलाउ करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, एनोड। तो एनोड पे ये रिएक्शंस होगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस OH माइनस मीडियम में तो है, ये रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करेगा। दूसरा हमारे पास इधर से ऑक्सीजन आएगा, वाटर तो इसमें है। ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो पानी होगा। यहाँ से हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, रिड्यूस होगा, और यहाँ पे ये होगा हमारे पास कैथोड जैसा। अब देखो, जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटिन्यूअसली सप्लाई करते रहेंगे, तब तक ये बैटरी क्या होगा, कंज्यूम चलते रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी में क्या बताए थे कि हमारे पास एनोड जो बना होता है लेड का बना होता है, कैथोड जो बना होगा हमारे पास लेड ऑक्साइड का बना होता है, PbO2। वो क्या होता है, धीरे धीरे कंज्यूम होते जाता है, उसको रिवर्स हम लोग जब डिस्चार्ज होगा तो एनोड ऑक्सीडाइज होगा, वो लेड का जो हमने बताया था मेटल का जो शाइनी सरफेस होता है वो धीरे धीरे कंज्यूम होगा। मगर जब उसको चार्ज करेंगे तो फिर क्या होगा, वो सॉल्यूशन से फिर क्या होगा, वो उस प्लेट पे फिर से बैठेगा। मगर ये जो हमारे पास इफिशियंसी होती है ना, वो हमारे पास कम होती है। इफिशियंसी जो होगी, मतलब जैसे अगर हम चार्ज करेंगे तो जैसे अगर 100 मॉलिक्यूल्स हमारे पास डिस्चार्ज में इन्वॉल्व है, तो जब चार्ज करेंगे तो 100 के 100 नहीं जाएंगे। अगर 100 के 100 के जाते हैं तो बैटरी टाइम के अगर हमारे पास कितना भी पुराना होता वो हमारे पास यूजफुल होता, मगर एक टाइम के बाद क्या होता है, वो बैटरी बैकअप देना कम कर देता है। तो हर बार क्या होता है, नंबर ऑफ जो एक साइकिल, जैसे अगर मान के चले कि 10,000 साइकिल तक वही काम करेगा, उसके बाद नहीं करेगा, तो एक लाइफ टाइम होता है। मगर इसका कोई लाइफ टाइम नहीं है, एक्सेप्ट पार्ट्स टूट जाए, मान के चलो ये कॉर्नर ही टूट जाए, किसी एक्सीडेंट्स में अगर टूट जाए तभी, वरना हमारे पास ये हमेशा चलते रहेगा। इधर से हाइड्रोजन हमेशा गैस सप्लाई करते रहेंगे, इधर से ऑक्सीजन गैस हमेशा सप्लाई करते रहेंगे, तो इसका जो लाइफ टाइम होता है वो इनफाइनाइट होगा। जब तक हम सप्लाई करें तब तक ये काम करेगा, मगर उसमें क्या एक फिक्स टाइम तक जो वो डिस्चार्ज होते रहेगा। जैसे जनरेटर है तो जब तक हम उसमें फ्यूल डाल रहे हैं तब तक वो चलते रहेगा, एक्सेप्ट मैकेनिकल फेलियर कि उसके पार्ट्स घूमना बंद कर दिया, बैरिंग टूट जाए। सेम इसमें भी है
कि ये तब तक चलते रहेगा जब तक हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करते रहेंगे, तो ये तब तक चलते रहेगा, तो इसका इन्फिनाइट लाइफ है एक्सेप्ट मैकेनिकल लाइफ का छोड़ करके। क्लियर? लिख लीजिए। मॉड्यूल लाया है अमन? देखा ना। हो गया, बढ़े। नेक्स्ट लिखेंगे अब हमारे पास एडवांटेज, कि एडवांटेज हमारे पास फ्यूल सेल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का क्या है। तो हमारे पास एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमारे पास फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है। अब यहां से देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल का एडवांटेज क्या है। सबसे पहला, ये कभी भी डेड नहीं होगा। दूसरा, हमारे पास इको फ्रेंडली है। तीसरा, स्पेसक्राफ्ट मिशन में यूज किया जा सकता है। तीसरा, बाय प्रोडक्ट वाटर होगा जो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। उसके बाद नेक्स्ट, इसकी इफिशियंसी, जितनी भी बैटरी है, जितना भी हमारे पास एनर्जी कन्वर्जन का सिस्टम है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उन सबसे ज़्यादा होता है। जैसे हम थर्मल पावर प्लांट है, वहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इससे भी तो इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना। थर्मल पावर का इफिशियंसी जो होता है वो 20 से लेकर 30% के आसपास होता है, कि वो अगर मतलब 100 किलो अगर जूल जनरेट किया एनर्जी, तो उसको इलेक्ट्रिकल में चेंज करेंगे तो वो लगभग हमारे पास 30% ही कन्वर्ट होगा, या 20% या 25% ही कन्वर्ट होता है, वरना बाकी एनर्जी जो होगा वो कन्वर्जन में लॉस हो जाता है। मगर इसका जो एफिशिएंसी होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का, वो लगभग हमारे पास 60 to 70% होता है। सुनने में भले कम लगेगा, मगर बाकी जो जितने भी सेल हैं या जितने डिवाइसेस हैं उसका और भी बहुत कम है, तो इसका एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसा हाइड्रोजन का ये तो याद नहीं है। अरे इसको कॉमर्शियली अप्लाई इस नहीं करता हूं, बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे तुम चाहोगे कि इसका एफिशिएंसी, हाइड्रोजन हमारे पास उसके हिसाब से तो प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा ना। तो हाइड्रोजन का मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास अभी भी रिसर्च में चल रहा है कि किस तरह से और इफेक्टिव बना सकते हैं, तो उसका कंटिन्यूस अभी चल ही रहा है। अभी आप उससे अभी देखोगे, आप सबसे पहली बार 6 में पढ़े थे फ्यूल के बारे में 6 में पढ़े थे, और उसमें सबसे बेहतर जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन फ्यूल होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो जितना 1 ग्राम जलेगा ना, तो सब जितना भी हमारे पास अभी तक फ्यूल है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो एलपीजी गैस में क्या नहीं यूज़ करते हैं, वो 2-3 चीज़ें हैं कि वो जब जलेगा ना तो क्रैकिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है। तो नॉइस भी हमें हमारे पास कम से कम करना है, उसको कन्वर्ट भी करना है। उसका डिजास्टर जो उसका अगर उतना ज़्यादा हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो ब्लास्ट होने के भी चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। बना तो हम तुरंत लेते हैं, उसको इम्प्लाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी यहाँ से इलेक्ट्रिक गाड़ी का अब मोटर पहले से बना हुआ था, गाड़ी में हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, मगर उसको कॉमर्शियल लाइफ में या फिर डे टू डे लाइफ लाने में बहुत टाइम लग जाता है। क्योंकि हमें क्या चाहिए ना, कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, मुनाफा चाहिए। या तो आप यूज़र हो या फिर आप सेलर हो। ऐसा थोड़ी है कि आप, अगर मैं तुमको ऐसा 100 रुपये का अगर सामान मांगूंगा तो कम से कम तो 100 रुपये का, और उसका 100 रुपये का तो हमारे पास वैल्यूएशन होना चाहिए। तो सेम चीज़ है। तो अगर 100 रुपये का अगर हम कंज्यूम करें, अब ऐसा तो नहीं है हम तुमको 50 रुपये देंगे तुम 100 रुपये का सामान दे दोगे हमको, नहीं ना।
सेम चीजें यहाँ पे क्या था एडवांटेज हमारे पास, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल नेवर बी डेड till we supply हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। जब तक हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस हम सप्लाई करें तब तक ये काम करते रहेगा। दूसरा हमारे पास दूसरा क्या बोले, इट हैव हाई इफिशियंसी। ये जो आता है वो अबाउट, अच्छा इफिशियंसी का निकालने का फॉर्मूला भी देख लेना। ये परसेंटेज इफिशियंसी होता है डेल्टा जी बराबर, डेल्टा इफिशियंसी किसी भी बैटरी का अगर इफिशियंसी निकालना है तो फॉर्मूला है डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इनटू 100। ये है फॉर्मूला। किसी बैटरी का इफिशियंसी अगर निकालना हो तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला है डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इनटू 100। तो इट हैव अ हाई एफिशिएंसी अबाउट 60 to 70%। It is used in space mission, its byproduct is eco-friendly, it byproduct water is used in various purpose। यहाँ हमारे पास खत्म हो जाता है ये बैटरी। अब हमारे पास जो पढ़ना है, एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है कोरोजन, उसके बाद ये चैप्टर हमारे पास खत्म हो जाएगा। बैटरी में इतना ही पढ़ना था। हमने 4 बैटरी पढ़ा, एक ट्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी और फ्यूल सेल। अच्छा, हम बुक मांगे थे, वोल्टेज का आउटपुट इसमें कुछ नहीं, इसमें वोल्टेज तो नहीं लिखा हुआ वैसा। चलिए हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है कोरोजन। कोरोजन पता है क्या होता है? क्या? जंग लगना। और कुछ? कोरोजन होता है कि जब हमारे पास नेचुरल फेनोमेना से हमारे पास इनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होना। जंग लगना क्या है? अपने आप होता है। क्या हम वो चाहते हैं जंग लगना? और वो जंग वाला जो जंग लग जाता है, पहले तो हमारे पास अनडिजायरेबल हो गया और वो प्रोडक्ट हमारे पास कोई काम का नहीं है। तो जब हमारे पास नेचर के द्वारा या फिर हमारे पास टाइम के साथ, जब नेचर में मॉइस्चर के प्रेजेंस में जब हमारे पास किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्म हो जाना, वही क्या कहलाता है? कोरोजन। अब मेटल पे लग जाना वो रस्टिंग है, वो कोरोजन का ही पार्ट है। जंग लगना रस्टिंग,
अब दूसरा भी तो मेटल के सरफेस देखते होगे, जैसे कॉपर के ऊपर ग्रीन ग्रीन का लेयर चढ़ जाता है, सिल्वर का शाइनिंग खत्म हो जाता है, गोल्ड का शाइनिंग खत्म हो जाता है। तो वो क्यों खत्म हो रहा है? वो उसका एक्टिव जो सरफेस है वो रिएक्ट कर गया, और वो हम चाह नहीं रहे, अपने आप हो रहा है। तो उसी चीज को बोलते हैं कोरोजन, और कोरोजन में हमें पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर इतनी बातें? कोरोजन it is a natural phenomena in which metal is reacted with atmospheric gases or moisture and form undesirable product। इस कॉल रस्टिंग हो जाएगा, ना लिखने की जरूरत नहीं है। इसका हमारे पास जो एग्जाम्पल अभी हमने क्या क्या बताया था, रस्टिंग ऑन आयरन। दूसरा हमारे पास ग्रीनिश लेयर ओवर कॉपर। तीसरा डलनेस ऑन गोल्ड और सिल्वर सरफेस। ये हमारे पास क्या है, कोरोजन के एग्जाम्पल। अब जिसमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ना है हमारे पास, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा, ये जो हमारे पास एक चीज और, एक पॉइंट छूट गया, ये एक छोटा सा अगर जगह हो तो ये लिख सकते हो, हमने वहां पे भी नहीं लिखा है, उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से ये जो हमारे पास है ना, वो स्लो प्रोसेस होता है, इंस्टेंट नहीं होता। कि जैसे अगर हमारे पास लोहा है तो लोहा में तुरंत एक दिन में जंग नहीं लगेगा, वो एक टाइम लगेगा, तो बहुत स्लो प्रोसेस होता है। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। चलो इतना लिख लो, और उसमें ये लिखने के बाद हेडिंग देना रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि हमें वही पढ़ना है, रस्टिंग हमारे पास क्यों होता है और कैसे कैसे बचाया जा सकता है, बस इतनी बातें। तो आयरन में हमारे पास जो आयरन में जो जंग लगता है वो अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस होगा तो मतलब हमारे पास डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव, मतलब ई का वैल्यू पॉजिटिव। वहां पे क्या होता है, वहां पे भी हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शंस होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अगर हमारे पास उस ओवरऑल प्रोसेस का ई का वैल्यू अगर हमारे पास क्या आ जाए पॉजिटिव, तो मतलब वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस। अगर हमारे पास उस प्रोसेस का ओवरऑल अगर हम कर सके नेगेटिव से पॉजिटिव, तो हमारे पास रस्टिंग से बचा सकते हैं। तो कैसे क्या क्या होगा वो देखेंगे। तो सबसे ये लिख लिया, और उसमें सबसे पहला हमें जो एक ही चीज पढ़ना है वो पढ़ना है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन पे हमारे पास जंग क्यों लगता है। तो क्या होता है कि हमारे पास आयरन का जब सरफेस एसिडिक मीडियम, ये भी याद रखना कि आयरन पे जो जंग लगता है वो एसिडिक मीडियम में कारण लगता है। अगर चाह रहे हो, जैसे पानी में डुबा के, पानी में अगर तुम्हारे पास लोहे में जंग लग रहा है, अगर तुमने एसिडिक की जगह न्यूट्रल या बेसिक कर दिया तो आयरन पे कभी भी जंग नहीं लगेगा।
तो जंग लगने का सबसे जंग लगेगा तभी जब मीडियम कैसा हो, एसिडिक या न्यूट्रल हो या हमारे पास बेसिक हो, तो उस केस में जंग नहीं लगेगा। तो क्या होता है, व्हेन आयरन मेटल सरफेस, व्हेन आयरन मेटल सरफेस क्या कुछ बोल रहा था? दुनिया में एक चीज नाम सुना है जिसको बोलते हैं एसिडिक रेन? तो कहां से आता है वो? हवा में ही होता है, पानी कुछ नहीं, तो पानी में मॉइस्चर है, पानी में मॉइस्चर है और क्या हमारे पास गैसेस है। कार्बन को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर को जलाओगे सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन को जलाओगे नाइट्रिक एसिड। तो ये अगर हम हमारे पास देखो क्या क्या बोले, कार्बन को जलाओगे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के साथ ये क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। हमारे पास सल्फर को जलाओगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर को जब जलाओगे तो ये बनाता है हमारे पास सल्फर ऑक्साइड, सल्फर को ऑक्सीडाइज करोगे ये बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में पानी डाल दो बन जाएगा H2SO4। दूसरा हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड था, नाइट्रोजन ऑक्साइड से हमारे पास फॉर्म होता है NO3, NO3 में अगर पानी डालोगे तो ये दो बनाएगा नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड। तो ये जो हमारे पास बन रहा है क्या, इस कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर और नाइट्रोजन, मतलब ये जो कंपाउंड्स होते हैं, टायर जलाने से पहले सोचते हो 10 बार? नहीं, जला देते हैं। उसमें क्या है, सल्फर कार्बन, क्या हो गया, गैस इवॉल्व हो रहा है। तो गैसेस तो है पहले से, और जब कहीं पे भी वाटर का सोर्स है, पानी क्या करेगा, इवापोरेट होगा, तो पानी भी तो है हमारे पास। तो जब मिलेगा तो क्या बना लेगा, एसिड, और एसिड में हमारे पास है तो अगर तुमने कार्बन कम जलाए होते तो रस्टिंग थोड़ा सा कम होता। कहां तक थे हमारे पास, व्हेन आयरन मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू acidic moisture, then iron metal surface is slowly changes to its oxide, and this phenomena is known as rusting of iron। अब यहां से देखना, रस्टिंग में हमारे पास दो रिएक्शंस होगा, एनोड और कैथोड। तो हमारे पास रस्टिंग में भी हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एनोड क्या होगा, हमारे पास आयरन हमारे पास ये सॉलिड चेंज होता है हमारे पास Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। आई थिंक इसका जो E0 होना चाहिए वो होना चाहिए 0.44 वोल्ट के आसपास होता है। और दूसरा हमारे पास होगा कैथोड। तो कैथोड हमारे पास, कैथोड में क्या होगा, वाटर होता है, H+ होगा और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और यहां से हमारे पास एक प्रोडक्ट्स फॉर्म करना चाहिए। सॉरी, अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्शंस और यहाँ पे हमने, अच्छा सॉरी ठीक, यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शंस होगा O2, वाटर नहीं इन्वॉल्व होगा हमारे पास, O2+ हमारे पास 4H+, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बनाएगा वाटर। और इस केस का E0 जो होता है वो हमारे पास होगा 1.23 वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट जनरेट होगा। अब देखो, अगर हमारे पास इस प्रोसेस का एनोड और कैथोड पे जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहा है, अगर इसका हमारे पास पोटेंशियल क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मतलब जंग नहीं लगता। तो अगर हमारे पास जंग लगता है तो ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। यहां से देखो हमारे पास क्या है कि इस रिएक्शंस को अगर बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का चेंज,
2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Fe सॉलिड प्लस हमारे पास O2 4H प्लस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे 2 Fe प्लस हमारे पास 2 H2O आ जाएगा और आयरन क्या है +2 के फॉर्म में। अब यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हमारे पास E0 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा देखना, ये हमारे पास ये कैथोड है और ये एनोड, तो कैथोड का वोल्टेज कितना है 1.23 वोल्ट और इसमें हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास क्या है रिडक्शन का पोटेंशियल, ये ऊपर जो दिया हुआ ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल दिया है, तो हम लोग जो E0 निकालते थे क्या निकालते थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो ये ऑक्सीडेशन का है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस और फॉर्मूले का माइनस और ये ऑक्सीडेशन है तो इसका भी माइनस 0.44 वोल्ट। अब यहाँ से देखो ये 1.23 माइनस, यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.44 वोल्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 4 3 7 4 और 2 6 1.7 वोल्ट। कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस होगा। और दूसरा देखना हमारे पास कौन कौन से मेटल और जंग खा सकते हैं वो भी समझ जाओगे। अगर हमारे पास देखो E0 क्या आना चाहिए पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, तो यहां से इस वैल्यू से अगर हमारे पास जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम से कम इधर क्या होना चाहिए माइनस में इतना, तो अगर किसी भी मेटल का जनरली रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, तो अगर इस वैल्यू से अगर कम आएगा जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल इसका इससे कम आएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा माइनस में, ये क्या पढ़ते हो हमारे पास E0 इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये अगर हमारे पास जो मेटल का अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो ये रिएक्शन हमेशा होगा, नेचर में हमारे पास ऑक्सीजन और H प्लस हमेशा होगा। कैसे बताए थे, एसिड जितने भी ऑक्साइड हैं वो क्या बनाएगा एसिड करस्पॉन्डिंग, तो एसिड बनाएगा तो H प्लस होगा। अब अगर H प्लस होगा तो हमारे पास ये वोल्टेज हमेशा है, तो जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 से हमारे पास क्या हो कम हो, अगर जिसका कम होगा वो मेटल हमारे पास कभी भी रस्ट या कोरोजन नहीं शो करेगा। अगर जिसका हमारे पास इससे क्या हो जाएगा हमारे पास ज्यादा वो कर जाए, सॉरी हमारे पास क्या कम आना चाहिए ना, हाँ इससे अगर कम अगर ज्यादा आ जाएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ जाएगा मतलब रस्टिंग नहीं करेगा, स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ। तो देखना हमारे पास देखो सिल्वर का देखोगे Ag प्लस से हमारे पास Ag में जाने का जो होता है वो 0.8 होता है, यहाँ पे कितना है 1.23, तो सिल्वर हमारे पास उसका डलनेस कम हो जाएगा। तो जिस मेटल का हमारे पास 1.23 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख लो 1.23 से जिसका भी हमारे पास कम होगा वो सारा रस्ट करेगा, उससे जो जिसका ज़्यादा है वो कभी भी रस्ट नहीं करेगा। लिख लीजिए पहले इतनी बातें लिख लिए थे क्या, लिख लीजिए पहले तो। कैसे आयरन तो रस्ट कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल उससे कम है। ये 1 ये इस वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। देखो ये पॉइंट कितना आया हमारे पास 1.23 और ये हमारे पास -0.44, तो ये दोनों में से कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। तो इस वैल्यू 1.23 से हमारे पास कम होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या हो जाए इससे ज्यादा अगर आ जाएगा तो उस केस में हमारे पास रस्टिंग नहीं होगा। अगर हमारे पास से उससे कम है तो उसमें रस्टिंग पॉसिबल है। चांदी का अगर आभूषण है और दूसरा गोल्ड का आभूषण है, चांदी के आभूषण में जल्दी तुम्हारे पास क्या होता है उसका शाइनिंग बड़ा जल्दी चला जाता है, मगर सोने में नहीं जाता। सोने का जो वैल्यू होता है वो लगभग तुम्हारे पास 1.23 से ज़्यादा होता है, तो सोना रस्ट
या फिर उसके लिए उसका वो जो डलनेस होता है वो हमारे पास नहीं जल्दी जाता, वो हमारे पास कोरोजन शो ही नहीं करेगा। मगर हमारे पास जब सिल्वर की बात करेंगे तो 0.8 होता है, तो वो हमारे पास कोरोजन शो कर लेता है, तो उसका डलनेस तुरंत चला जाता है। वो तुरंत जानने का मतलब है एक दिन में नहीं, वो क्या बोले थे कि रस्टिंग जो हमारे पास है वो स्लो प्रोसेस है ना कोरोजन, तो वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट हो जाएगा। मगर गोल्ड का देखोगे, कभी भी देखोगे जनरली उसका शाइनिंग मेंटेन ही रहता है। हो गया? दूसरा एक अभी जब लिखे रहते तब सुनते जाओ, हमारे पास अभी तो जो पानी सप्लाई करने वाला जो पाइप होता है वो अलाई होता है, या फिर हमारे पास उसमें बहुत कुछ मिक्स कर दिया जाता है, उसमें रस्टिंग पॉसिबल नहीं होता। मगर पहले क्या होता था, सिर्फ आयरन का पाइप होता था, तो आयरन के पाइप में तो और जल्दी जंग लगेगा, तो उसको बचाने के लिए क्या करते थे कि आयरन का जहाँ पे रहेगा उससे अर्थिंग लेते थे। अर्थिंग मतलब सीधा सिंपली उसमें वायर लपेटेंगे, आयरन का जो पाइप होगा उसके पास आयरन लपेटेंगे और आयरन के बगल में फिर उसे वायर को बगल में लेके गड्ढा खोदेंगे और गड्ढे में हम मैग्नीशियम डालते हैं। मैग्नीशियम आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव, तो अगर उसमें रस्टिंग होगा तो रस्टिंग अगर करने आएगा आयरन पे, अगर रस्टिंग होगा तो वो पहले किस में होगा, मैग्नीशियम में। तो और मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम धीरे धीरे जब कंज्यूम होने आता है, हमें पता होता है कि एक स्लो प्रोसेस है, तो कम से कम 10 दिन के बाद वो कंज्यूम हो जाएगा, या 15 दिन के बाद कंज्यूम हो जाएगा, एक महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जितना हम अमाउंट डाल रहे हैं, तो उसका कंटिन्यूअस मेंटेनेंस होता था कि वो फिर से जब मैग्नीशियम खत्म हो जाएगा तो फिर से उसमें मैग्नीशियम रिफिल किया जाता था। तो रस्टिंग से ऐसे भी बचा जा सकता है, जैसे हमने बात किया था गैल्वेनाइजेशन और टीनिंग। मेटल के जो आयरन के ऊपर हम लोग क्या डाल रहे थे, एक जिंक का लेयर डाल रहे थे, एक आयरन का और दूसरा टीन का लेयर डाल रहे थे, तो वो भी क्या है, रस्टिंग से बचाने का तरीका है कि हम पहला जो आयरन का जो सरफेस है वही एक्सपोज ना होने दें, और अगर एक्सपोज हो रहा है तो उसको हम दूसरे तरीके से प्रोटेक्ट करें। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, अच्छा ये कहां से पीछे, अच्छा ये पीछे आगे पीछे हो गया क्या, 26, 27, 28, अच्छा नहीं ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक, अच्छा इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बच गया, अच्छा फ्यूल, अच्छा हाँ आगे पीछे लग रहा है क्या, या हम ही पेज ही चेंज करें, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो अजीबोगरीब हो रहा है, आगे पीछे चेंज हो रहा है। एडवांटेज रस्टिंग 31 है, 31 ये तो आ ही नहीं रहा हमारे पास, 25, 22, 23, 24, 25, 26, 26 के बाद ये आ ही रहा है 23, क्या बकलोली है ये, इसमें सीक्वेंस ही चेंज हो गया क्या, कहाँ गया ये, अच्छा नीचे 2 पेज और बचा हुआ है, चलो अब ठीक है। इसमें एक पॉइंट्स लिख लेना कि जो हमने बोला था कि रस्टिंग किस किस में पॉसिबल होगा, जिसका हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 से वोल्टेज से कम होगा, उसमें सब में हमारे पास रस्टिंग पॉसिबल होता है। या फिर कोरोजन लिख सकते हैं, ऑल मेटल shows corrosion which have reduction या standard reduction लिखते हैं, standard reduction potential is less than 1.23 वोल्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से कैसे बचाया जा सकता है, या कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है। तो हमारे पास आपने पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था
कि रस्टिंग से कैसे कैसे बचाया जा सकता है, पेंट करके बनाया जा सकता है, ग्रेसिंग करके बचाया जा सकता है, इतना कम से कम पढ़ा होगा। अब वही फिर उसमें और पॉइंट्स ऐड कर दो। बोर्ड में अगर आएगा तो वो सब लिखना, क्योंकि तिल कतार करना है वहां पे, मगर नीट में तो तुम्हारे पास डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा, तो इसमें 4 सेलेक्ट करना है। तो ये जब बोर्ड में आएगा तो जितना आता है ना प्रिवेंट करने के लिए, जो बचपन से सीखे वो सब कुछ लिख देना। यहां से क्या क्या पढ़े थे? बाय कवरिंग, कवरिंग मेटल सरफेस बाय पेंट और ग्रीस, मेल्ट पेंट, ग्रीस और अच्छा पेट्रोलियम लिख नहीं सकते, छोड़ो, पेंट और ग्रीस कि मेटल का सरफेस हम लोग कवर करके बचा सकते हैं। दूसरा हमारे पास अभी बताएं कि कौन सा मीडियम हमारे पास रस्ट होता है, एसिडिक मीडियम है। तो अगर हम मीडियम हमारे पास एसिड के अलावा अगर न्यूट्रल या फिर बेसिक कर देंगे तो उस केस में हमारे पास रस्टिंग से बचाया जा सकता है। बाय चेंजिंग एसिडिक मीडियम टू न्यूट्रल और बेसिक। तीसरा हमारे पास बाय गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजेशन मतलब जिंक का लेयर चढ़ाना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब किसी का भी लेयर चढ़ा दो, रिएक्टिव का भी चढ़ा के बचा सकते हो, और हमारे पास मोर रिएक्टिव का भी और लेस रिएक्टिव का भी। बेहतर क्या होता है? मोर रिएक्टिव का लेयर चढ़ाना। और हमारे पास क्या बच जाएगा? एक लास्ट पॉइंट, हाँ, एक सेक्रीफिशियल पोटेंशियल बाय अप्लाइंग by using sacrificial potential। सैक्रिफिशियल पोटेंशियल करने का मतलब सैक्रिफाइस करना भी बताए थे कि जैसे अगर हमारे पास आयरन का पाइप हमने डाला था तो साइड में क्या डाल देते थे? मैग्नीशियम डाल देते थे, क्योंकि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? मैग्नीशियम। तो जब हमारे पास यहां से सीधा साइड में लिख लेना या फिर कनेक्टेड टू, इसका मतलब क्या हो गया? कनेक्टिंग टू मोर रिएक्टिव मेटल। तो हम लोग जो जनरली पहले जो यूज होता था मैग्नीशियम, तो उसका 2 रीजन था। पहला, अगर मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव सोडियम आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, उसका यूज क्यों नहीं करते थे? वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता था। तो आयरन से जो रिएक्ट करना है बस उसी से बचाना है ना। मगर अगर हमारे पास अगर दूसरा अगर कंपाउंड ले लेंगे, वो खुद ऐसे एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन या मॉइस्चर से रिएक्ट करने लगेगा। मैग्नीशियम ऐसा नहीं होता, तो मैग्नीशियम इसलिए यूज करते थे। तो मैग्नीशियम का ब्लॉक लेते थे और उसको जहां पे हमारे पास पाइप से बागल में हम अर्थिंग करते थे, और उसको एक क्या बोलते थे, एक लेंथ के एक पार्टिकुलर लेंथ के यहाँ पे वो ब्लॉक बनाते थे कि कुछ देर बाद फिर एक ब्लॉक बना दिए, और फिर उसमें सब में क्या होता था? मैग्नीशियम फिल होता था। तो इतना तरीका है हमारे पास बचाने का। क्लास का टाइमिंग कितने बजे तक था तुम्हारा? 1? तब फिर क्या बताना है? अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये खत्म होता है। अच्छा, यहाँ से बस दूसरा एक बात समझे, नेक्स्ट अगर टेस्ट देना चाहेंगे तब फिर रखेंगे, अगर नहीं देना चाहेंगे तो फिर नहीं रखेंगे। लास्ट बार 2 ही लोग आए थे। जब सॉल्यूशन हमारे पास खत्म हुआ था तब हमने टेस्ट रखा था।
तो कम से कम